इस वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस कनेक्टर के बारे में, जो कि आपके इंग्लिश में न्यू पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इंग्लिश के न्यू पैटर्न के सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप अभी से ही समझ के रखिए और अभी से इनकी प्रैक्टिस करके रखिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेंटेंस कनेक्टर को लेकर के बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इस पे वीडियो चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये इंग्लिश के न्यू पैटर्न के सवाल हैं जो कि कैट के लेवल से आपके पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में। जैसे भी आपका SBI PO मेंस होने वाला है उसमें पूछे जाने की संभावना है, या इस साल के जो भी एग्जाम्स हैं IBPS PO या फिर वेरियस जो बैंक्स अपने एग्जाम्स ले रहे हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम अभी से समझ लेते हैं कि सेंटेंस कनेक्टर क्या होता है, तो आप आगे एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, ना तो इसमें कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आपकी जो प्रैक्टिस होगी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आप कितना सही कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसानी से इस सेक्शन को भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे हिसाब से ये सेक्शन नहीं होता है आपके लिए। यहाँ पे होगा क्या कि आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे रहेंगे और उन सेंटेंसेस को आपको जोड़ करके एक बना देना है, गिवन जो भी कनेक्टर्स रहेंगे, शब्द रहेंगे, उनको यूज़ करके। तो अगर आपको वो जो कनेक्टर्स हैं उनकी मीनिंग सही से पता है कि वो पॉजिटिव टोन के हैं, नेगेटिव टोन के हैं, क्या दर्शाते हैं, एम्फेसिस डालने वाले हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, तो आसानी से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं वही बताने का आपके सामने प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में देखिए दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको कनेक्टर के थ्रू इन दोनों सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन दोनों सेंटेंसेस की जो मीनिंग है वो अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, जैसे बता रहा है पे योर अटेंशन टू योर वर्क, तो आप इसको कुछ ऐसे मत बना दीजिएगा कि डोंट पे योर अटेंशन टू योर वर्क। ठीक है, मीनिंग सेम रहनी चाहिए दोनों ही सेंटेंसेस की, और दोनों सेंटेंस आपके ये कनेक्ट हो जाने चाहिए। तो ये आपको प्रयास करना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दो सेंटेंस, और उसके नीचे यहाँ पे देखिए कुछ कनेक्टर्स लिखे गए हैं। इनमें से आपको कोई एक यूज़ करना है, चाहे बीच में यूज़ करिए चाहे पहले यूज़ करिए, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि कनेक्टर्स हैं, तो कुछ कनेक्टर्स आपके बीच में यूज़ होते हैं सेंटेंस को कंबाइन करने के, और कुछ सेंटेंस के आगे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 3। अब इन तीनों ऑप्शंस के बाद आपको क्या यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDE तक, कि हो सकता है कि केवल एक कनेक्टर ही हो जो इसको कनेक्ट कर पा रहा हो, या फिर हो सकता है जैसे यहाँ पे 1 और 2 दो कनेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर तीनों हो सकता है, या फिर ये दूसरा और तीसरा हो सकता है। तो पेयरिंग भी इनकी बन सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पहला कनेक्टर मिल गया कि हाँ ये हो रहा है तो उसको ही टिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए इस तरीके से लिखे गए हैं, तो आपको तीनों चेक करके देखना होगा कि तीनों यहाँ पे फिट बैठते हैं कि नहीं। ओके, ताकि अर्थ आपका ना बदले। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या है, पे अटेंशन टू योर वर्क, पहला सेंटेंस है। दूसरा कहता है यू विल नॉट मेक मिस्टेक। तो पहला सेंटेंस कहता है कि अपने काम पे ध्यान दो, एंड दूसरा कहता है कि यू विल नॉट मेक मिस्टेक, कि आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अगर मैं पहला ये सो दैट है, ये अगर बीच में लगाऊं, ये हमेशा बीच में लगता है सो दैट, तो ऐसे होगा पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक। तो सो दैट का मतलब क्या होता है? जिससे। ठीक है, कहते हैं जिससे, कि अगर आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो उससे आप कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं ये सो दैट जो है इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है अच्छे से, कि पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक, कि अगर आप अपने काम पे ध्यान देते हैं तो उससे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर दूसरा अगर कनेक्टर की बात करें, क्या लिखा हुआ है? अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है? तब तक कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे इसको लगाएंगे, पे अटेंशन टू योर वर्क अनलेस यू विल नॉट मेक मिस्टेक, कि अपने काम पे ध्यान दीजिए तब तक कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये आप बोलने में ही नहीं बोल पा रहे हैं कैसे इसको बोला जाएगा, क्योंकि ये सही कनेक्टर यूज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि अटेंशन दीजिए ताकि आप मिस्टेक ना करें, और यहाँ पे बात कुछ और ही ये निकल के आती है अनलेस अगर आप बीच में लगाते हैं तो।
फिर अगर हम बीच में और लगाएं तो क्या होगा, पे अटेंशन टू योर वर्क और यू विल नॉट मेक मिस्टेक, तो भी आपका जो सेंटेंस है वो आपका सही नहीं यहाँ पे बनता है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए या आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये आपका सेंटेंस एक बन तो रहा है लेकिन इसका कोई अर्थ निकल के सामने आता ही नहीं है जिसको आप समझ के कुछ आगे कंक्लूजन निकाल सकें। तो ये वाला भी आपका क्या है, कनेक्टर गलत है। तो ये दोनों आपके गलत हैं, केवल एक ही कनेक्टर इसमें सो दैट है वो आपका सही होता है। देखिए यहाँ पे बस मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपका सो दैट क्यों सही है, मैं ये भी आपको बताता चलूँगा कि जो बाकी के गलत हैं वो क्यों गलत हैं और उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि आपको एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और समझ भी आपकी बढ़ती रहे कि कैसे आपको यूज़ करना है एग्जाम टाइम में। तो किसमें कौन सा है, केवल एक सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ओनली फर्स्ट। ओके, इसी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द म्यूजिशियन डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस। फिर क्या है, दे हैड रिहर्स्ड ऑफन। म्यूजिशियन के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी या बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दी है, ओके, डिलीवर की है। और दूसरा सेंटेंस कहता है दे हैड रिहर्स्ड ऑफन, और उन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस की थी। तो ये आपके दो सेंटेंसेस हैं। तो अब हम अगर कनेक्ट करते हैं दो से, तो दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि। ऐसे करेंगे, द म्यूजिशियंस डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस दो दे हैड रिहर्स्ड ऑफन, तो आपका क्या होगा, ये सही होगा क्या कि म्यूजिशियंस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी यद्यपि उन्होंने कई बार रिहर्स किया था। तो ये आपका एक तरीके से अपोजिशन बताता है कि विरोधाभास दर्शाता है, तब आप दो का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे विरोधाभास नहीं है, ये अगर आप देखें तो एक तरीके से आपका कॉज एंड इफेक्ट वाला हो जाता है कि ऐसा हुआ है तो इसका कॉज क्या रहा होगा कि उन्होंने रिहर्स काफ़ी अच्छे से किया था पहले भी, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ऐसे आप अपना जनरल सेंस भी लगा सकते हैं कि कैसे शब्द आपके कनेक्ट होने हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, आपका कॉज एंड इफेक्ट वाला है कि ऐसा कारण रहा होगा जिसका इफेक्ट क्या हुआ है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है। जबकि यद्यपि आपका अपोजिशन लगभग बताता है, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट अपोजिशन ये आपके बताने की कोशिश करता है कि यद्यपि ऐसा रहा होगा। तो मतलब दो विरोधाभासी सेंटेंसेस को जोड़ने में काम हम करते हैं ये दो वगैरह का। तो ये तो मेरे ख्याल से यूज नहीं हो सकता है। एज को हम करें तो एज का मतलब क्या होता है, चूंकि, या फिर ये रीज़न बताने की, कॉज बताने की कोशिश करेगा। द म्यूजिशियन डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस एज दे हैड रिहर्स्ड ऑफन, तो ये आपका सही हो जाएगा कि म्यूजिशियंस ने बहुत ही अच्छा जो म्यूज़िक था या फिर जो परफॉर्मेंस थी डिलीवर की, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से की थी पहले से ही। ठीक है, तो ये जो एज है ये कनेक्ट करने का काम काफ़ी अच्छे से करेगा इन दोनों सेंटेंसेस को, और जो अर्थ है वो एकदम सही निकल के आता है कि म्यूजिशियंस ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, रिहर्सल उन्होंने बहुत अच्छा किया था। फिर तीसरे पे अगर आए, क्या लिखा है, वंस। तो वंस की अगर बात करें, वंस द म्यूजिशियन डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस दे हैड रिहर्स्ड ऑफन, तो भी आपका सही नहीं होता है। वंस को हम बीच में लगाएं तो द म्यूजिशियन डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस वंस, और यहाँ पे लिखा गया है ऑफन। ऑफन का मतलब ही होता है कि उन्होंने कई बार रिहर्स किया था। तो वंस अगर आप बीच में लगाते हैं तो ये आपका अर्थ का अनर्थ करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन, ओनली सेकेंड। ओके, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आई हैव सैलेड फॉर डिनर, आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। तो ये बताने की कोशिश करिए कि अभी मेरे पास क्या है, डिनर में सैलेड है, आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर द डेजर्ट, कि मैं डेजर्ट में आइसक्रीम खा सकता हूँ। ओके, मतलब कहने का क्या है, सेंस समझिएगा अगर दोनों सेंटेंसेस को लेकर के, कि अगर कोई व्यक्ति सैलेड खा रहा है डिनर में, इसका मतलब वो कुछ कैलोरीज बचा रहा है, और वो जो कैलोरी बचा रहा है वो खाने में, उसे वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि मैं आइसक्रीम उसकी जगह पे खा सकता हूँ, डेजर्ट में मीठे के तौर पे आइसक्रीम खा सकता हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से समझिए हेल्थ कॉन्शियसनेस वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, अगर पहला कनेक्टर देखिए इफ एंड देन वाला है, तो इफ एंड देन कैसे यूज होता है आपका कि इफ़ आई हैव सैलेड फॉर डिनर देन आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर द डेजर्ट। तो आपका जो अर्थ है वो क्या सही निकलता है बताने की। अगर इफ़ और देन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताएगा कि यदि मेरे पास खाने में या फिर डिनर में सलाद होगा, सैलेड होगा, तो मैं डेजर्ट के तौर पे आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो
तो एकदम आपका अर्थ जो है एकदम सही निकलता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मतलब एक जगह पे आपकी पॉसिबिलिटी जो होगी उसको बताने की कोशिश की जा रही, तो उसके आधार पे दूसरी चीज़ पॉसिबल होगी, ये कनेक्ट हो रहा है। तो हम आसानी से इफ़ और देन वाला ये जो सिस्टम है इसको यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला वाला आपका सही होता है। दूसरे की बात करें तो क्या है, वेन एंड देन। वेन एंड देन का भी प्रयोग क्या होता है, दो पॉसिबिलिटीज को कनेक्ट करने का काम करता है। तो क्या लिखा हुआ है, वेन आई हैव सैलेड फॉर डिनर देन आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या यूज हो रहा है, वेन। वेन का मतलब क्या है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मेरे पास डिनर के रूप में सैलेड होता है, तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, दैन की। दैन का मतलब क्या होता है, तो दैन हम आपका यूज़ होता है कंपैरेटिव सेंस में। जब भी आप तुलना करने का बोध रखते हैं तब आप दैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर देन होता तो आप इसको सही कर देते, ठीक है, क्योंकि देन जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ था कि ये रीज़न और कंक्लूजन वाले सेंस में, तो वो आप सही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दैन यूज़ हो रहा है, THAN। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं कि इसको सोचते हैं कि ये दैन को देन समझ करके और फिर गलती कर देते हैं, और वो जो गलती होती है उनके लिए नेगेटिव मार्क का काम करती है। तो समझ के रखिए, दैन का यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे आपको कहना हो कि राम किसी और दूसरे बच्चे से बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, राम इज टॉलर देन अदर बॉय। तो देन वहाँ पे यूज़ करेंगे आप कंपेयर करने के सेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ होता, देन, कि जब मेरे पास ऐसा होता तब मैं ये करता, तब के लिए देन आता THEN ना कि THAN। तो ये वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप इसे नहीं यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा देखिए क्या है, वेदर और। वेदर और, तो वेदर और को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है, ये बताता है या तो। वेदर का मतलब या तो या तो या का मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि या तो आप पढ़ाई कर लीजिए या फिर आप टीवी ही देख लीजिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेदर और का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देख वेदर और का प्रयोग करेंगे तो वेदर और क्या बताएगा कि दो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसमें से केवल एक काम आपको करना है, तब आप लगाएंगे वेदर और का। कि जैसे यहाँ पे है कि आप या तो सैलेड ही खा लीजिए या फिर आप आइसक्रीम ले लीजिए, तब आप लगाते हैं यहाँ पे वेदर और का। लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसके कहने का मतलब यही है कि अगर उसके पास सैलेड होगा डिनर में तो वो आइसक्रीम के लिए खा सकता है, जा सकता है आगे। तो अगर वो सैलेड नहीं होगा तो आइसक्रीम भी नहीं खा सकता है। अगर वो डिनर के रूप में कुछ हैवी खाता है तो आइसक्रीम नहीं खा सकता है। एक हेल्थ कॉन्शियसनेस वाली जो फीलिंग है वो सेंटेंस को पढ़ करके आती है। तो इस हिसाब से तीसरा वाला जो है उसे भी आप सही नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो केवल फर्स्ट वाला जो है वही आपका सही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ई वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें लिखा है फर्स्ट। ओके, तो ये आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि एक एक सेंटेंस जो सही हो रहा है, जो कनेक्टर सही हो रहे हैं क्यों सही हो रहे हैं, और जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं, ये भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। ताकि आपको अगर ये पता है वेदर और आर का प्रयोग कहाँ पे करना, मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये गलत क्यों है। तो कहीं भी अगर इस तरह का कनेक्टर आता है तो आप उसे ये लगा सकते हैं कि जहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ के बीच में किसी एक का ट्रू होना सही होता है तो आप वेदर और का प्रयोग करेंगे। कि आप दो में से कोई एक काम ही करिए, चॉइस है, तो वेदर और का प्रयोग आप कर सकते हैं। रश्मि वोर हर रेन बूट्स, फिर क्या है, हर फीट स्टेड ड्राई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने अपने रेन बूट्स पहन लिए, मतलब बारिश से बचने के लिए उसने जो लंबे वाले बूट्स होते हैं वो पहन लिए। और फिर दूसरा सेंटेंस बताता है कि जो उसके पैर थे वो कैसे थे, सूखे थे स्टॉर्म के दौरान, कि जब आंधी वगैरह या तूफान वगैरह आया था तो उसके पैर कैसे थे, सूखे थे। तो अब यहाँ पे आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे दोनों, उसी से समझ में आता है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाला सीन चल रहा है कि उसके पैर सूखे क्यों थे, क्योंकि उसने रेन बूट्स पहले ही पहन लिए थे। अगर उसने रेन बूट्स ना पहने होते तो उसके पैर भी सूखे ना होते। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही लगेगा कॉज एंड इफेक्ट वाला। तो पहला जो कनेक्टर है वो क्या है, हाउएवर। हाउएवर आपका कैसा होता है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट अपोजिशन। डायरेक्ट अपोजिशन का मतलब जो सीधे तौर पे ये बताएगा कि जो पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है उसके अपोजिट में दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, डायरेक्ट उसको अपोज करता है, तब आप क्या लगाते हैं, हाउएवर। विरोधाभास दिखाता है ये। तो ये आपका विरोधाभास तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि अगर हाउएवर लगाएंगे, अगर ऐसा होता कि उसने रेन बूट्स पहन लिए होते फिर भी उसके पैर क्या होते, गीले होते, वेट होते, तब आप इसको लगा सकते थे हाउएवर। क्यों, क्योंकि
रेन बूट्स पहनने के बावजूद भी उसके पैर गीले थे, मतलब रेन बूट पहनने का कोई फ़ायदा नहीं, वो विरोधाभास दिखाता है कि रेन बूट्स तो पहने लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हाउएवर लगा सकते थे, लेकिन उसके पैर सूखे थे, मतलब रेन बूट्स ने अपना काम किया है, तो आप हाउएवर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसे काट दीजिए। फिर बात करते हैं देयरफॉर की, तो देयरफॉर आपका रीज़न बताने का काम करता है कि रश्मि ने अपने रेन बूट्स पहने इसीलिए। देयरफॉर क्या बताता है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वाला सेंस आपका यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देयरफॉर का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये दोनों सेंटेंस आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं कि रश्मि ने अपने रेन बूट्स पहन लिए थे, इसी वजह से उसके पैर कैसे थे, ड्राई थे। ओके, तो ये आपका सही है, देयरफॉर दोनों को कनेक्ट करता है और सही अर्थ यहाँ पे निकल के आता है। तीसरे की बात करें, ऑन द अदर हैंड, मतलब ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट अपोजिशन के लिए यूज होता है, हाउएवर की तरह ही। हाउएवर और ऑन द अदर हैंड दोनों को आप साइमल्टेनियसली एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डायरेक्ट अपोजिशन है। डायरेक्ट अपोजिशन का मतलब जो पहले आए हुए सेंटेंस का विरोध बताते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वही वेट वाला कंडीशन होती तो ऑन द अदर हैंड को आप सही कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन कुछ है नहीं, तो ये आपका तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो कौन सा सही होता है, दूसरा वाला सही होता है, ओनली टू, तो बी वाला ऑप्शन आप सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, शी हैज़ एन इनक्रेडिबल वॉइस, शी विल गो फॉर इन हर म्यूजिक कैरियर। किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ है कैसी, बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय है, बहुत ही अच्छी है, और आगे बता रहे हैं कि वो म्यूज़िक कैरियर में अपने बहुत ही आगे जाएगी। तो ये बताने की कोशिश करें क्यों आगे जाएगी, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम कनेक्ट करते हैं और दोनों का अर्थ सेम बना रहे तो कैसे होगा कि पहला अगर हम देखें क्या है, अदरवाइज। अदरवाइज क्या बताएगा कि अगर ऐसा होता, अदरवाइज दो विरोध वाले सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो, मतलब एक तरीके से निगेटिव सेंटेंसेस को ये लाता है कि अगर ऐसा लिखा होता, शी हैज़ एन बैड वॉइस, अदरवाइज सी विल गो फार इन द म्यूजिक करियर, कि उसकी आवाज़ के बहुत बुरी है, नहीं तो वो म्यूजिक करियर में बहुत आगे जाती, तब हम अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस तो है ही नहीं, आवाज़ उसकी अच्छी इसलिए वो म्यूजिक करियर में आगे जाएगी, दोनों ही आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। तो अदरवाइज का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो अर्थ है वो अनर्थ हो जाता है, तो गलत हो जाएगा ये। दूसरा हम देखें क्या है, अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का मतलब कि बिना संदेह, निसंदेह वो आगे जाएगी, ठीक है, तो निसंदेह वो आगे जाएगी। तो ये आप अगर यहाँ पे लगाएं, शी हैज़ एन इनक्रेडिबल वॉइस, अनडाउटेडली शी विल गो फॉर इन हर म्यूजिक करियर, तो ये आपका सही होता है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, निसंदेह वो अपने म्यूज़िक करियर में बहुत आगे जाएगी, मतलब इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि वो रुकेगी, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है। तो ये दोनों पॉजिटिव जो सेंटेंस के सेंस हैं वो बने हुए हैं, और ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट भी हो जा रहे हैं अनडाउटेडली की वजह से, तो ये आपका दूसरा वाला तो सही होता है। तीसरा देखें तो क्या है, सिमिलरली। तो सिमिलरली यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो पाता है। शी हैज़ एन इनक्रेडिबल वॉइस, सिमिलरली शी विल गो फॉर हर म्यूजिक करियर। तो सिमिलरली अगर आपको उसके किसी गुण की तुलना करनी होती तो आप यूज़ कर सकते थे, शी हैज़ एन इनक्रेडिबल वॉइस, सिमिलरली शी हैज़ अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑल्सो, तब आपका ये सही होता। लेकिन यहाँ पे उसके एक गुण की तुलना से का जो फ्यूचर है वो बताने की कोशिश की जा रही है, तो सिमिलरली का प्रयोग अगर आप करते भी हैं तो वो क्या होता है, गलत होता है। इसमें भी आपका दूसरा वाला सेंटेंस ही सही है, या दूसरा वाला कनेक्टर जो है वो सही आपका कनेक्टर यूज़ हो रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ पेयरिंग भी मिलता है, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर केवल एक सही है तो केवल ओनली वाला आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी बोथ वाला आप सेलेक्ट नहीं कर लेंगे। ये मत सोचिएगा कि इसमें दूसरा भी तो है तो डी वाला भी सही होगा, नहीं, इसमें पहला है जो कि गलत है, तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दिस रेस्टोरेंट हैज़ द बेस्ट किचन इन द टाउन, देयर स्टाफ आर क्वाइट रूड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक तरफ तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रेस्टोरेंट है इसका जो किचन है, किचन का मतलब यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, इस शहर में इस रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि उनका जो स्टाफ है काफ़ी रूड है, काफ़ी खड़ूस है, या फिर कह सकते हैं अव्यवहारिक है। मतलब एक तरफ अच्छा है और दूसरी तरफ बुराई, दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब विरोधाभास हो रहा है। तो विरोधाभास के लिए मैंने आपको कनेक्टर सभी बताए थे क्या क्या होते हैं, उनमें से अगर कोई आता है तो आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या है, पहला कनेक्टर हाउएवर, जो कि परफेक्ट आपका विरोधाभास ही बताता है, डायरेक्ट अपोजिशन बताता है, एकदम डायरेक्टली अपोजिट अगर कोई बात होती है तो वो आपका हाउएवर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। जैसे क्या लिखा है,
दिस रेस्टोरेंट हैज़ द बेस्ट किचन इन द टाउन, हाउएवर देयर स्टाफ आर क्वाइट रूड। कि ये जो रेस्टोरेंट है इस शहर का, इसका जो किचन है या फिर खाना है सबसे अच्छा है, हालांकि उनका जो स्टाफ है काफ़ी रूड है या फिर उसका व्यवहार काफ़ी ख़राब है। तो हाउएवर एकदम सही आपका कनेक्टर होगा। दूसरा अगर हम देखें क्या है, इवन दो या दो आप जब इस्तेमाल करते हैं उनका अर्थ एक ही होता है, चाहे आप दो इस्तेमाल करिए चाहे इवन दो इस्तेमाल करें, अर्थ एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम इवन दो का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो इम्फेसिस है, मतलब जो जोर है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा जोर से या ज़्यादा जोर लगा के किसी बात को बताना होता है तो उसके लिए हम इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा रहेगा दिस रेस्टोरेंट हैज़ द बेस्ट किचन इन द टाउन इवन दो देयर स्टाफ आर क्वाइट रूड, तो आपका ये भी सही हो जाता है क्योंकि ये भी डायरेक्ट अपोजिशन को बताता है। अभी दो के बारे में मैंने बताया था कि अपोजिट सेंटेंसेज होते हैं तो उनको कनेक्ट करने का प्रयास ये करता है। तो इवन दो का प्रयोग करेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा कि ये रेस्टोरेंट का किचन तो सबसे बेस्ट है टाउन में, इवन दो यद्यपि उनका जो स्टाफ है काफ़ी रूड है, तो आपका ये सही हो जाता है। तो इसे भी आप सही कर सकते हैं। तीसरा अगर बट की बात किया जाए तो बट भी आपका अपोजिशन ही बताता है कि दिस रेस्टोरेंट हैज़ द बेस्ट किचन इन द टाउन, कि ये जो रेस्टोरेंट है इसका किचन बेस्ट है टाउन में, लेकिन इनका जो स्टाफ है वो काफ़ी रूड है, मतलब उनका स्टाफ काफ़ी अव्यवहारिक है या फिर खड़ूस है। तो ये भी आपका क्या होता है, सही ही होगा, क्योंकि तीनों यहाँ पे जो कनेक्टर्स आए हैं वो डायरेक्ट अपोजिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब विरोधाभास बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में। अगर कुछ उल्टी बात कही गई हो, नेगेटिव बात कही गई हो, एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, तो आपका ये तीनों कनेक्टर यूज होते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं। तो कौन सा आप लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ई वाला है ऑल आर ट्रू, कि जितने भी यहाँ पे कनेक्टर दिए गए हैं सारे के सारे ही क्या हैं, ट्रू हैं। उसी पे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई हैव आस्क्ड यू 1000 टाइम नॉट टू लीव योर डर्टी सॉक्स ऑन द फ्लोर। दूसरा है कि यू कीप डूइंग इट। पहला सेंटेंस कह रहा है किसी के बारे में कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने कई बार कहा है कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अपने जो गंदे मोजे हैं वो फ्लोर पे मत छोड़ो। फिर दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि यू कीप डूइंग इट, तुम करते ही जा रहे हो। तो अगर दोनों सेंटेंसेस को आप एक बारी से पढ़ते हैं तो ही आपको समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं। लेकिन से मतलब कि कोई कह रहा है कि अपने गंदे मोजे तुम फ्लोर पे मत छोड़ो ऐसे, दूसरे सेंटेंस बता रहा है कि लेकिन वो उसकी बात सुन नहीं रहा, और वही व्यक्ति आगे कंटिन्यू कर रहा है कि बट लेकिन तुम ऐसा करते ही जा रहे हो, मतलब वो उसकी बात नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे जो कनेक्टर्स आपके आएंगे वो कौन से वाले होंगे, लेकिन या जो कंटिन्यूटी का बोध कराते हैं, ठीक है, वो कनेक्टर्स आपके आते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस कनेक्टर क्या है, येट। येट का मतलब होता है फिर भी, कि अगर आप यहाँ पे येट के जरिए जोड़िए दोनों सेंटेंसेस को तो क्या होता है कि मैं आपसे कई बार, हजारों बार कह चुका हूँ कि आप अपने गंदे मोजे फ्लोर पे मत छोड़िए, फिर भी आप ऐसा करते ही जा रहे हैं। तो आपका जो पहला कनेक्टर है वो एकदम सही होता है इस अर्थ में, येट एकदम सही बैठता है, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट भी करता है और अर्थ भी दोनों का बिगड़ता नहीं है। तो पहला तो सही है। दूसरा अगर हम देखें तो क्या है, बट आता है। और येट का ध्यान रखिएगा, येट का प्रयोग हम ज़्यादातर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं, जब भी हमको कुछ एक्सपेक्टेड होता है कि इस समय तक या ऐसा करने से ये हो जाता है, तो हम येट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी का इंतज़ार करते हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं उसका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर भी वो अभी तक पहुँचा नहीं है, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं येट का। मतलब जो एक्सपेक्टेड हो, अगर वैसा काम नहीं होता है तो हम प्रयोग करते हैं येट का। और यहाँ भी वैसा ही यूज़ हो रहा है कि एक्सपेक्टेड था कि 1000 बार बोला था तो एक बार सुन ले, लेकिन अभी भी ऐसा काम हुआ नहीं है, तो हम प्रयोग करेंगे येट का। यहाँ पे दूसरा हम देखें क्या है, बट का प्रयोग क्या होता है, विरोधाभास जताने के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने 1000 बार कहा है कि अपने गंदे मोजे फ्लोर पे मत छोड़ो, फिर भी या लेकिन तुम ऐसा काम कर ही रहे हो। तो अगर हम बट लगाते हैं यहाँ पे तो आपका, मेरे हिसाब से जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है वो करेक्ट होता नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट अपोजिशन नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता कि बट यू डिडेंट लिसन टू मी, तब आप बट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, बट यू कीप डूइंग इट, तो आपका सेंटेंस इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है जितना कि येट लगाने से होता है, तो इसलिए हम बट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज़ करने होते हैं कनेक्टर्स, तो आपका बट उस कैटेगरी में नहीं आता है। और सिंस का प्रयोग तो यहाँ पे हम कर ही नहीं सकते हैं, सिंस आपका यहाँ पे किसी भी अर्थ में सही नहीं होता है, तो ये तो आप गलत ही कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, केवल पहला वाला सही होता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, माई अंकल इज 70 years old नाउ। दूसरा है ही मेंटेन्स हिज इंटरेस्ट इन लीगल मैटर्स।
मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं एक सेंटेंस में कि उनका कोई अंकल है वो 70 साल के हो गए हैं। फिर दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि लेकिन अभी भी उनका जो इंटरेस्ट है वो अपना लीगल मैटर्स में इंटरेस्ट बना के रखे हुए हैं, मतलब वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं आपस में क्या बताते हैं कि जो एक्सपेक्टेड है उनसे वैसा काम नहीं हो रहा है। इसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं डिनायल ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि जब भी आप सोचिए कि ऐसा हो लेकिन वैसा ना हो, उसके विपरीत अगर कोई होता रहता है काम, तो उसको कहते हैं डिनायल ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब लोग सोचते हैं कि 70 साल के हो गए हैं तो अब काम वाम नहीं करेंगे, रिटायर होकर घर बैठेंगे, कुछ किसी मैटर में हाथ अपना नहीं फंसाएंगे, बस आराम करेंगे। लेकिन अभी भी वो अपनी हैबिट बना के रखे हुए इंटरेस्ट लीगल मैटर्स में, अभी उनका बना हुआ इंटरेस्ट, मतलब काम कर रहे हैं वो। तो ये क्या है, जैसा एक्सपेक्टेड है उनकी एज को लेकर के वैसा काम नहीं हो रहा है। तो इसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि डिनायल ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसको आप डायरेक्ट अपोजिशन से थोड़ा सा बच के रहिएगा। डायरेक्ट अपोजिशन सीधे विरोधाभास बताता है कि ऐसा काम हो रहा है, वैसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या है, एक्सपेक्टेशन बताता है कि ऐसा हो तो रहा है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, जैसे क्या है नॉनदलेस। तो नॉनदलेस जो आपका कनेक्टर है वो डिनायल ऑफ एक्सपेक्टेशन का ही कनेक्टर होता है कि माय अंकल इज 17 ईयर्स ओल्ड नॉनदलेस ही मेंटेन्स हिज इंटरेस्ट इन लीगल मैटर्स, कि उसके बावजूद भी वो अपना इंटरेस्ट बना के रखे हैं लीगल मैटर्स में। यहाँ पे हाउ एवर और ऑल्दो जो है वो डायरेक्ट अपोजिशन वाले कनेक्टर्स होते हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, गलत है इनको यूज़ करना, क्योंकि डायरेक्ट अपोजिशन ये नहीं बताते हैं इन सेंटेंसेस में। तो ध्यान से इसको देखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके कि क्या कनेक्टर्स होते हैं, क्या किसका काम होता है। तो इसमें भी केवल पहला वाला सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ओनली फर्स्ट। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या सेंटेंस है, ऋषि प्लेस फुटबॉल और फिर क्या है, ही रन्स अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऋषि फुटबॉल खेलता है और वो एक रेस्टोरेंट रन करता है। तो अगर यहाँ पे देखिए तो एक तरीके से बताया जा रहा है कि वो एक काम करता है और दूसरा काम ही करता है, मतलब एक तरीके से इसको कहते हैं इन एडिशन, मतलब के अतिरिक्त या फिर के सिवाय। मतलब एक काम तो हो रहा है, उसके सिवाय भी कुछ हो रहा है, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो रहा है, उसको कहते हैं इन एडिशन कनेक्टर्स। तो इन एडिशन कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे बट को अगर आप देखिए तो आपका डायरेक्ट अपोजिशन कनेक्टर्स में आ सकता है। यहाँ पे दो निगेटिव काम हो रहे हो, ऋषि प्लेस फुटबॉल बट ही रन्स अ रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे निगेटिविटी नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस हैं, तो ये आपका यूज़ नहीं हो सकता है। मोर ओवर का अगर प्रयोग करें तो मोर ओवर का मतलब ही होता है के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त। तो मोर ओवर का प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं के अतिरिक्त के रूप में कि ऋषि प्लेस फुटबॉल मोर ओवर ही रन्स अ रेस्टोरेंट, मतलब फुटबॉल तो खेलता है, उसके सिवा वो एक रेस्टोरेंट भी रन करता है, मतलब उसके पास एक रेस्टोरेंट भी है जिसको वो चलाता है। ठीक है, तो ये आपका कनेक्टर मोर ओवर वाला एकदम सही होता है, दूसरा वाला तो सही है। सिंस का प्रयोग अगर करें, ऋषि प्लेस फुटबॉल सिंस ही रन्स अ रेस्टोरेंट, तो आपका ये सेंटेंस सही नहीं होता, मतलब ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक रेस्टोरेंट चलाता है, जब से वो रेस्टोरेंट चला रहा है तब से वो फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे एक टाइम का बोध कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ यहाँ पे सेंस बनता नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो कौन सा सही है इसमें, दूसरा वाला सही है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ई वाला ऑप्शन है, ओनली 2 इज करेक्ट। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है ए आर रहमान इज अ हाईली टैलेंटेड म्यूजिशियन, ही हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट फॉर म्यूजिक। तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस आपके कैसे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हैं, दोनों के दोनों ही किसी भी व्यक्ति के बारे में वो बता रहे हैं। ए आर रहमान जैसे हैं, कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियन है, और दूसरा बताता है उनकी वो जो इतने टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं उनके पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है म्यूजिक के रूप में, मतलब संगीत के रूप में उनके पास एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ठीक है, तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं आपस में एक दूसरे के पूरक के तौर पे काम करें, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, कि वो उनके पास बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है म्यूजिक का, इसीलिए वो क्या है, बहुत ही हाईली टैलेंटेड म्यूजिशियन है, या फिर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है, जिससे ये साबित होता है, झलकता है कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है म्यूजिक के रूप में। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑल्दो का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है, अपोजिशन बताता है, नेगेटिविटी बताता है, तो गलत है, और यहाँ से बट भी आपका गलत हो जाता है। फिर एक सेंटेंस बचता है इंडीड। हाँ, इंडीड का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इंडीड का प्रयोग, क्योंकि इंडीड आपका बताता है
यही सेंस कि ए आर रहमान इज़ अ हाईली टैलेंटेड म्यूजिशियन, इंडीड ही हैज़ अ गिफ्ट फॉर म्यूज़िक, कि वो हाईली टैलेंटेड म्यूजिशियन है। क्यों? क्योंकि उनके पास म्यूज़िक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है, ऐसे आप बता सकते हैं। तो दूसरा वाला जो आपका सेंटेंस है या कनेक्टर है वो सही होता है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे है, दूसरे वाले की जगह पे ही सही हो रहा है। ठीक है, तो ऑल्दो और बट क्यों गलत है ये आपको समझ में अब तक आ गया होगा। इंडीड क्यों सही है ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 10 सेंटेंस कनेक्टर्स, और 10 क्या, मैंने उससे ज़्यादा भी सेंटेंस कनेक्टर्स बताए हैं, और उनका प्रयोग कैसे करते हैं ये भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे आपको प्रयोग करना है, किसका क्या मतलब होता है। इससे रिलेटेड एक आपका बनता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, मतलब जिसमें एक पूरे फ्रेज को ही रिप्लेस करना होता है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा और क्या कुछ आप चाहते हैं पढ़ना। अगर आप फ्रेज रिप्लेसमेंट पढ़ना चाहते हो आप कमेंट करके बताइएगा, तो वो भी मैं आपके सामने बना के लेके आऊँगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट की, जहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेज रिप्लेस करना रहता है और आपके जो सेंटेंस दिए गए हैं उनका अर्थ बदलना नहीं चाहिए और दोनों सेंटेंस कंबाइन हो जाने चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ अच्छा सीखने को मिला है, जिससे आपकी पढ़ाई में या फिर प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो सकती है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए। आपके छोटे से लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के जो कनेक्टर्स होते हैं उससे परिचित हो सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।